हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट। यानी कि जो मानदंड आधारित आंकलन होता है उसके गुण क्या हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। ये हमारा जो टॉपिक है ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी या आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कहीं भी अगर इससे संबंधित आपको, क्योंकि असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, चाहे आप सीटेट में तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटेट में तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट में तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर असेसमेंट टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आप इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या फिर उसकी उपयोगिता होती है। क्योंकि जो असेसमेंट के हमारे टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसी में से हमारा स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट भी होती है और नॉन स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट भी अपनी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम रीड करेंगे, उसके बाद में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। मानदंड आधारित आकलन परंपरागत प्रचलित मानक संदर्भित आकलन उपागम की तुलना में एक ऐसी प्रगति उपागम को प्रतिबिंबित करती है जो विद्यार्थियों को स्वामित्व अधिगम प्राप्त करने में सहायता करती है। देखिए, इसमें अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इसने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ कहने की कोशिश की है कि जो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट होती है ना, वो हमारा जो पहले परंपरागत जो हमारे स्टैंडर्ड के उपागम थे, तरीके थे, जैसे कि हमने बोला था कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे बच्चे का, लास्ट में जो एग्जामिनेशन हो जाता है ना, क्योंकि पहले तो ये चीज़ हो जाती थी कि बच्चे का एग्ज़ाम ही लेना था। लेकिन आज के टाइम पर आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम से पहले बच्चे को डायग्नोस किया जाता है, उसका रेमेडियल किया जाता है, उस बीच में छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, उसको उसकी काउंसलिंग करवाई जाती है, बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर बात कर रहा है कि जो मानदंड आधारित आकलन है वो परंपरागत प्रचलित मानक संदर्भित आकलन उपागम की तुलना में क्या करता है, उसकी तुलना में एक ऐसी प्रगति उपागम को, एक ऐसी प्रगति उपागम का मतलब तरीका, उसको प्रतिबिंबित करता है, यानी पेश करता है, जो विद्यार्थियों को स्वामित्व अधिगम स्तर, स्वामित्व अधिगम का मतलब होता है हमारा मास्टरी जो लेवल होता है बच्चे का, उसको प्राप्त करने में हेल्प करती है। इस उपागम को अपनाने से होने वाले महत्वपूर्ण लाभ एवं उपयोगिता को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए अब हम सीधा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम अच्छे से और समझ पाएंगे इसको। पहला पॉइंट है, यह उपागम विद्यार्थियों को अनावश्यक दुश्मनी और एक दूसरे की टांग खींचने की चिंता या प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि की अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करें कि एक जो पहले के असेसमेंट के तरीके होते थे उसमें बच्चों के बीच में ना झगड़े हो जाते थे। झगड़े इसलिए हो जाते थे क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिवीज़न कर देते थे कि नहीं अब ये फर्स्ट है, ये टॉपर है, तो बस उसी को टीचर पूछते थे, बार बार उसका नाम लेते थे कि हाँ जी सर, कोई आता था बाहर से तभी ये बोलते थे कि जी सर ये बच्चा टॉप करता है हमेशा। तो दूसरे बच्चे जो होते हैं उनको चिढ़ लग जाती थी, होड़ लग जाती कि नहीं मुझे भी वो चीज़ करनी है। तो ये पॉजिटिव जो रिलेशन होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, तो वो क्रिएट ही नहीं हो पाते थे। लेकिन आप स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है आराम से बच्चों का असेसमेंट है उसको कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कि विद्यार्थियों को एक ऐसे मानदंड पर परख में सहायता मिलती है जिस पर सभी पहुंच सकते हैं। यहाँ तुलना दूसरों के साथ नहीं होती है बल्कि अपनी ही प्रगति और उपलब्धि से होती है। देख, अगर हम पुराने असेसमेंट के तरीक़ों की ओर देखते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे का जो कंपैरिजन होता है वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ में नहीं होता, बल्कि वो खुद अपनी जो प्रोग्रेस पहले उस टेस्ट में उसने कितने नंबर लिए थे और बाद में जब उसका टेस्ट होता है तब उसने कितने नंबर लिए, उसके बीच में कंपेयर किया जाता है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन की ओर आपको लेके जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ तुलना दूसरों के साथ में नहीं होती है बल्कि अपनी ही प्रगति और उपलब्धि से हमारी होती है, ठीक है। जबकि परंपरागत जो पुराने तरीके होते थे उसमें दूसरों से तुलना किसी को सफल और असफल कहने के लिए आकलन करते थे, बोलते थे ना कि ये फर्स्ट आया, ये टॉपर आया है, ठीक है। तो दूसरे बच्चों को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर दिया जाता था। तो ये जो हम तरीका पढ़ रहे हैं इसका एक अच्छा पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें कंपेरिजन आपका बिल्कुल भी नहीं किया जाता है।
तीसरा हमारे पास पॉइंट है, इससे हमें किसी परीक्षण के प्रश्नों का मुक्त रूप से उत्तर देने की स्वतंत्रता रहती है। अब हमने कोई भी परीक्षण किया है, कोई भी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये नहीं है कोई कि आपको सिर्फ 4-5 लाइनों में आंसर देना है या फिर जो किताब में आंसर लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर बच्चों को पूरा फ्री है कि बच्चों को जो उनके माइंड में उससे संबंधित कोई न्यू आइडिया आ रहा है जो किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा आंसर लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि एक से ज़्यादा थॉट आएंगे ना उनके दिमाग में, तो वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें वही लिखना है जो बुक में लिखा हो, वही सही है। ठीक है, जैसे आप 3 इडियट मूवी में वो मशीन वाला क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं कि मशीन वही बताओ जो बुक में लिखा हुआ है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है इस असेसमेंट में। बच्चा को उसके अंदर कोई न्यू क्रिएटिविटी, न्यू थॉट आ रहा है तो बच्चा वहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद लिखा है कि और ना कि केवल बहुविकल्पीय व्यवस्था के रूप में अपने आप को कोई एक विकल्प चुनने तक सीमित रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्वेश्चन ऐसा दो कि बच्चा अपने दिमाग से लिखे। जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों को क्वेश्चन दे देते हैं तो उसको बस टिक लगाना होता है, वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो उसको नहीं आता तभी वो टिक लगाता है किसी पर भी। लेकिन उसको क्वेश्चन ही ऐसे थ्योरी वाला दो कि बच्चा खुद ही उसको सोचना पड़े कि उसमें आंसर उसे क्या लिखना चाहिए। और इस तरह मानदंड आधारित व्यवस्था को अपनाने में हमें ऐसे मूल्यांकन और अनुदेशन प्रणाली को अपनाने में सुविधा रहती है जो विद्यार्थियों में उच्च कोटि के चिंतन, यानी उच्च कोटि का मतलब हाई लेवल की जो थिंकिंग होती है, सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है, और रचनात्मक का भी पोषण कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एनालाइज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस किताब उसे याद किया और बस कहीं पे उसको लिख दिया। बच्चा खुद सोचेगा तो वो कुछ नए जो उसके अंदर विचार हैं, कुछ नया इनोवेट कर सकता है, तो वो भी प्रमोट हम बच्चों को इसमें कर पाते हैं। उसके बाद है, इस प्रकार की मूल्यांकन व्यवस्था मानदंड आधारित शैक्षिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ हम किताबी कीड़ा नहीं बना रहे हैं कि नहीं किताब से याद करना है, अब हम बच्चों को खुद की सोच डेवलप करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो जो एक एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, एजुकेशन को पढ़ाने के लिए जो तरीके हम नए नए अपनाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आजकल के टाइम पे देखो कि आईसीटी का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, ब्लैक बोर्ड का बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ क्या होता है, हमारे शैक्षिक सुधार में काफ़ी हेल्प करता है। इससे हम विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल के लिहाज से उनके स्वामित्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ तक हम बच्चे को ले जा सकते हैं। किसी चीज़ में मास्टरी करना, मास्टरी करने का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है कि उसने किसी एक चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लिया, मेमोराइजेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक उसकी अच्छे से समझ कर लेना। जैसे हम कोई क्वेश्चन दे दिया और उससे संबंधित हम कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, तो बच्चे ने अच्छे से समझा होगा ना उस टॉपिक को, तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन घुमा के पूछ लें या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लें, एक्सप्लेन करने का पूछ लें, ट्रू फॉल्स का पूछ लें, तो बच्चों को पता होगा वो। और सभी अधिगमकर्ताओं के प्रति यह धारणा बनाकर चलते हैं कि यदि उन्हें समय और अवसर दिए जाएं तो वे किसी बात में निपुणता और स्वामित्व अर्जित कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको वक्त की ज़रूरत होती है। आप समय देते हैं बच्चों को, उनको अवसर देते हैं, तो वो उस चीज़ में कोई भी टॉपिक आप उसको दे रहे हो याद करने के लिए या फिर समझने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसका आराम से कर सकता है।